नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट विजय प्रकाश तंवर। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी स्वर और उसके वर्गीकरण के बारे में। स्वर वर्ण थे। आज अपन चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इनकी अगर अपन परिभाषा की बात करें तो मूल रूप से अगर इनकी परिभाषा अगर अपन हिंदी के हिसाब से देखें तो व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है, या अपन ये सीधा कह सकते हैं कि फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु मुख विवर में अवरोध हटने के बाद बाहर निकलती हो, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। मुख में मुंह में कहीं ना कहीं रुकावट होती है, और जैसे ही रुकावट हटती है, अवरोध हटता है, उसके बाद उनका उच्चारण होता है, उनको अपन व्यंजन ध्वनि कहेंगे। और ऐसे अगर देखें तो स्वर के सहयोग से लिखे जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और परिभाषा मैंने आपको हिंदी के हिसाब से बता दी है। व्यंजन वर्णों की संख्या की अगर अपन चर्चा करें तो हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। प्रश्न अगर आ जाए तो मूल रूप से हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। आजकल एक व्यंजन जो है वो विशिष्ट व्यंजन और जोड़ दिया गया है। विशिष्ट व्यंजनों के वर्गीकरण में आ जाएंगे। तो अब अगर देखा जाए तो ये 34 व्यंजन हो गए हैं। मूल रूप से अगर देखें तो हिंदी में 34 व्यंजन हो गए हैं। अगर अपने को संख्या पूछे हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 है। अगर संख्या ये पूछ ली जाए विशिष्ट व्यंजन के साथ में व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 34 है। ऐसे हमने टोटल वर्ण पढ़े थे हिंदी में। तो वर्णों की संख्या टोटल मैंने आपको 53 बताई थी, जिसमें 11 स्वर है और वापस 44 11 तो स्वर हो गए थे, और 42 जो है वो वर्ण थे, व्यंजन थे। 11 स्वर 42 व्यंजन थे। टोटल वर्णों की संख्या कितनी है 33 है। अब अपने यहां पर व्यंजनों का वर्गीकरण करें। देखो, अगर अपन चर्चा करें ना, 34 तो ये हो गए, 11 इसमें स्वर हो गए। अब आगे 53 कैसे होते हैं इनके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो 2 तो होती है अयोगवाह ध्वनि। अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह ध्वनियां जो होती है, एक तो अंग और एक होती है अह। एक तो अंग और एक अह। अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। 2 बोली जाती है ताड़नजात ध्वनियां। ताड़नजात ध्वनियां, या इनको अपन बोल सकते हैं उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। 2 ये होती है, एक तो होता है ड़ और एक होता है ढ। ड और एक होता है ढ। ये 2, ये ध्यान में रखना। इनको अपन क्या कहेंगे, ताड़नजात ध्वनियां कहेंगे। और 4 होते हैं अपने संयुक्ताक्षर। 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। ऐसे टोटल मिलाकर जो वर्ण होते हैं इनको अपन कितने वर्ण मानते हैं, टोटल वर्णों की संख्या होती है 53। देखो 34 है ना, 34 और 11 जो हो गए वो हो गए हैं 45, 46, 47, 48, 49, और 49 और 4 कितने होते हैं 53। ये टोटल जो वर्ण होते हैं ना 53, हिंदी में ये टोटल 53 वर्ण माने जाते हैं, जिनमें से 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, एक विशिष्ट व्यंजन है, 2 अयोगवाह ध्वनि है, 2 ताड़नजात ध्वनि है, और 2 क्या है, 4 संयुक्ताक्षर है। ये हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों, व्यंजनों को हम मूल रूप से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहले जो व्यंजन है उनको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण करने का जो आधार है वो स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद में आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन,
स्पर्शी व्यंजन के बाद में अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। तीसरा आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद में आ जाएंगे संयुक्ताक्षर व्यंजन के प्रकार है ये, संयुक्ताक्षर आ जाएगा। फिर ताड़नजात, ताड़नजात या उक्षिप्त व्यंजन, जिनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ताड़नजात के बाद में आ जाएगा अयोगवा व्यंजन, अयोगवा ध्वनियां है। हालांकि मूल रूप से देखा जाए तो व्यंजन अपने को यहीं तक पढ़ने हैं, इतने ही पढ़ने हैं, है ना। लेकिन वर्णों के प्रकार है, वर्णों का वर्गीकरण होगा आगे। अयोगवा और एक सातवां आजकल आ गया विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। ये व्यंजनों के प्रकार है, व्यंजनों का वर्गीकरण है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दोस्तों अगर अपन स्पर्शी व्यंजनों की बात करें तो स्पर्शी व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाएगा जिनका उच्चारण मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श होने के बाद में होता है, जिनका उच्चारण जीभ का मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, जैसे ये अवरोध हटता है उनका उच्चारण होता है, उनको अपन कहेंगे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है ना। देखो ऐसे अगर अपने को पूछ लेना स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये टोटल 25 माने जाते हैं। इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 25 मानी जाती है, जो क वर्ण से लेकर म वर्ण तक है। क से लेकर म तक इनकी संख्या 25 मानी जाती है। लेकिन अपने यहाँ एक प्रश्न बनता है कि मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मूल स्पर्शी व्यंजन, दोस्तों मूल स्पर्शी व्यंजन 16 माने गए हैं। मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 मानी गई है। और वो 16 कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। बस ये जो वर्ण है, इन 16 वर्णों को अपन मूल स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इन 16 वर्णों को मूल स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अब अगर अपन चर्चा करें ना, इनमें जो बच गए हैं उनको अगर अपन क्या कहें, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या करें, बात करें, तो ये मूल स्पर्शी व्यंजन है ना। एक तो देखो ये जो इनके पंचमाक्षर बच गए ना, इन सब के जो 5वें वर्ण बच गए हैं, सबके 5वें अक्षर बच गए हैं, है ना, तो वो मूल स्पर्शी में न आकर उनको नासिके व्यंजन कहा जाता है। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर जो है वो मूल व्यंजन की श्रेणी में ना आकर क्या कहलाते हैं, ये नासिके वर्ण कहलाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें एक लाइन हमने छोड़ दी है, च वर्ग। च वर्ग जो पूरा का पूरा च, छ, ज, झ, ये है ना, च वर्ग को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण, ये लाइन बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। च वर्ग को क्या कहा जाता है, यानी इनका उच्चारण करने में, स्पर्श करने में जीभ को संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। तो ये अपने स्पर्शी व्यंजन है। 25 वर्णों की कहानी थी। मूल स्पर्शी तो ये हो गए 16, 16 और 4 20, 20 और 5 जो पंचमाक्षर होते हैं, सबके प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर 5 वर्ग है, 5 वर्ण हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। इनको अपन स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दोस्तों अगला जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व को हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व को हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ध्यान में रखना है, य और व को ईशत व्यंजन भी बोलते हैं। य और व को बोलते हैं ईशत व्यंजन। य और व को क्या कहा जाता है, ईशत व्यंजन है। र को लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। र को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं।
लय को पार्श्विक, लय को लय को क्या बोलते हैं? पार्श्विक का मतलब होता है। देखो दोस्तों, यहां चर्चा करना, यह और वह ईशत वर्ण कहलाते हैं। रे को प्रकंपित या लुंठित वर्ण का मतलब होता है, अगर रे का उच्चारण करेंगे ना तो ऐसे लगता है जैसे मुंह से लुढ़कता हुआ बाहर निकलता हो, जीभ कंपन करती है, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहा जाता है। लय का उच्चारण करते समय जीभ उल्टी होकर दांतों से स्पर्श करती है, मसूड़ों से स्पर्श करती है लय। और किनारों से, पार्श्व का मतलब होता है किनारा, हवा किनारों से बाहर निकल जाती है, इसलिए लय को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रकार था, तीसरा जो प्रकार है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी जाती है। ऊष्म व्यंजन, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी जाती है, और 4 ऊष्म जो व्यंजन है वो यही माने जाते हैं, इनका अलग से कोई विभाजन नहीं किया गया है। ऊष्म व्यंजन है 4 है, स और है। इसके बाद अगला जो प्रकार है वो है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, अगला जो वर्णों का प्रकार है वो संयुक्ताक्षर है। हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्या भी 4 मानी गई है। इसके अलावा हिंदी में अगर कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण अगर संयुक्त रूप में लिखा जाता है तो वो हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता। हिंदी भाषा में उसको लिखने लिखाने के हिसाब से अपन काम में जरूर लेते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में वैसा कोई वर्ण नहीं होता। केवल 4 वर्ण होते हैं। वो 4 वर्ण है क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। ये जो संयुक्त है इसमें 2 वर्णों का मेल है, क और क्ष का। क और क्ष का मेल है, इसलिए क्ष बोलते हैं इसको। त्रय में त प्लस र का योग है, त्रय है। ज्ञ में ज प्लस य का योग है, और श्रय में स प्लस र का योग है। श्रय में स प्लस र का योग है। ये 4 अपने हिंदी में संयुक्त वर्ण माने जाते हैं। इनके अलावा हिंदी में कोई भी संयुक्त वर्ण नहीं होता है। जैसे अपन ये शब्द लिखते हैं ना, ये है ना, द्व, ये विद्यालय वाला ये, ऐसे हिंदी में कोई भी वर्ण नहीं होते हैं, ये गलत वर्ण है। हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या, संयुक्त वर्णों की संख्या 4 ही मानी जाती है। दोस्तों, ये संयुक्ताक्षर थे। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें तो मैंने 2 आपको अयोगवाह ध्वनियां बताई थी। अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनको कभी अकेले नहीं लिखा जाता, यानी वो बिना किसी के योग के इनको वहन नहीं किया जा सकता। अयोग, बिना योग के, वाह मतलब वहन नहीं किया जा सकता, यानी अकेले कभी नहीं लिखे जाते, किसी न किसी वर्ण के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। और वो ध्वनियां हैं 2, एक तो हो गया अंग, इसको बोला जाता है अनुस्वार, इसको बोलते हैं अपन अनुस्वार, और एक है अह, जिसको अपन क्या बोलते हैं विसर्ग। ये 2 हिंदी में अयोगवाह ध्वनि मानी जाती है। दोस्तों, अगली जो ध्वनियां है उक्षिप्त या ताड़नजा ध्वनि। उक्षिप्त या ताड़नजा ध्वनि, इनकी संख्या भी कितनी है? 2 मानी गई है। उक्षिप्त और ताड़नजा ध्वनियों की संख्या भी 2 मानी गई है। हेलो, हाँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पाछो करूँ तो ठीक ठीक ठीक। उक्षिप्त व ताड़नजा ध्वनियां, उक्षिप्त व ताड़नजा ध्वनि 2 मानी जाती है। और वो उक्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, उक्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, यानी ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते हैं तो ऐसे जीभ से उनको धकेला जाता है, बाहर फेंका जाता है, उक्षिप्त है। ड़ और ढ, 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको उक्षिप्त या ताड़नजात कहा जाता है। एक तो ड़ है और एक ढ है। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? उक्षिप्त या ताड़नजात ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना, ये 2 वर्ण ये हो गए। इनके अलावा अगर अपन चर्चा करें हिंदी में तो और कौन कौन से वर्ग थे?
हमने उसमें लिख लिया संयुक्ताक्षर अयोग व विशिष्ट व्यंजन। एक व्यंजन अपने जो नया लिया गया है वो है विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन हिंदी में एक ही है और वो है अभी नया ही स्वीकार किया गया ळ। ळ को हिंदी में विशिष्ट व्यंजन का दर्जा दिया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। हिंदी में विशिष्ट व्यंजन ल को माना गया है, ठीक है। ये अपने व्यंजनों के प्रकार थे। अब व्यंजनों का वर्गीकरण अपन दो प्रकार से करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से वर्गीकरण है, दो आधार है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। एक तो उच्चारण के आधार पर है और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। दो प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों हमें ध्यान में रखना है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और ये वाली चीज़ें लोग गलत करते हैं, लेकिन अपने को यहाँ गलत नहीं करना। अगर मेरे तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से अगर अपने याद कर लिया तो ये वाली दो चीज़ें आपके कभी भी जीवन में गलत नहीं होगी, आपको ये याद रहेगा। दोस्तों पहला जो प्रकार है उच्चारण के आधार पर व्यंजन, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। देखो दोस्तों याद करने का तरीका है, अपने मुंह में अगर उच्चारण स्थान की अगर अपन बात करें तो अपने मुंह में उच्चारण स्थानों का एक क्रम होता है। आपको इसी तरीके से इसको याद करना है। एक क्रम होता है मुंह में उच्चारण स्थान याद करने का। जैसे अपने मुंह में सबसे पहले होता है कंठ, तो उच्चारण स्थान का नाम होता है कंठे। उसके बाद में होता है तालु, तो उस स्थान का नाम हो जाएगा, या वर्णों को बोल देंगे तालव्य। फिर आते हैं मसूड़े, तो उन वर्णों को बोल देंगे मूर्धन्य। फिर आते हैं दांत, तो उन वर्णों को बोल देंगे अपन दंते। उसके बाद में ओष्ठ, तो उनको कह देंगे ओष्ठे। ये 5 अपने मुंह में क्रम होता है। सबसे याद करना है इसी तरीके से, याद समझना है आपको। एक बार समझ लोगे जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। ये कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद में मुर्दा, मुर्दा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। उसके आगे भगवान ने अपने कुछ बनाया नहीं है। वैसे का वैसा अपने यहाँ पर कर्म होता है। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग आता है तो क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग का उच्चारण स्थान। बिल्कुल कर्म है, अपने को रटने की जरूरत ही नहीं है। प वर्ग का उच्चारण स्थान, जैसा जैसा क्रम है वैसे वैसे इनको याद कर लो। ये 25 स्पर्शी व्यंजन अपने कंप्लीट है। उसके बाद में आते हैं यर लव वाली लाइन। तो यर लव वाले में 4 वर्ण होते हैं, यर लव, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो याद करने का तरीका है, 4 है तो एक छोड़ दो, य, र, ल और व, यर लव। ठीक है, यहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में अगला जो वर्ण है अंतस्थ व्यंजन, सॉरी उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में भी 4 ही वर्ण होते हैं। तो पहले स, फिर दूसरा स, फिर तीसरा स। अब यहां थोड़ा सा याद करना है, ये आ जाएगा ऊपर है ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अब इन्हीं में अगर अपन आगे चर्चा करनी चाहिए, आगे अगर इसमें बढ़ना चाहिए, इसमें स्वरों की बात करें ना, तो ये स्वरों में सबसे पहले जो स्वर आते हैं ना, ए और आ, उसके बाद आते हैं ई और ई। उसके बाद यहां थोड़ा याद करना है अलग से, उ और उ, इनका हो जाएगा। फिर री और एक संस्कृत का होता है री। ये इनका क्रम है, आपको मैंने जैसे बताया उस क्रम से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। जिंदगी में कभी भी उच्चारण स्थान से संबंधित आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्रम है, क्रम से आपको याद करना है। अब देखो इसमें जो बच गए हैं ना, इनमें जो बच गए हैं स्वरों में जो बच गए हैं, एक तो बच गया ए, आई, और एक बच गया ओ और औ।
बाकी हमने यहां पर लिख दिए हैं सारे। देखो ए आई का जो निर्माण होता है ना, ए आई बनता है ए आ में ई और ई मिलता है। तो अपने को देखना है ये दोनों कहां से बोले जाते हैं। ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो इनको बोला जाता है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है इनको। कुछ भी याद नहीं करना, फिक्स दिया हुआ है, रटने वाली कोई चीज नहीं। ओ का निर्माण होता है ए और आ में अगर उ और उ मिले तो ओ मिलता है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इन वर्णों को बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ इनको बोला जाता है कंठोष्ठ वर्ण। ये ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये उच्चारण स्थान के आधार पर अपने वर्ण माने जाते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा अगर अपन देखें तो मैंने आपको बताया है हिंदी में नासिक वर्ण किसको बोलते हैं। नासिक वर्ण ध्यान में रखोगे, नासिक वर्ण जो है वो प्रत्येक वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं, पंचमा अक्षर कौन कौन से, ङ, य, ण, न और मैं, ये जो पांचों वर्ण है इनको अपन नासिक वर्ण बोलते हैं। ये अपने वर्ग के साथ में भी बोले जाते हैं और इनको अलग से पूछ लिया जाए तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, नासिक व्यंजन, ठीक है ना। ध्यान में रखना है। इनके अलावा अगर अपन बात करें, इनके अलावा अगर अपन चर्चा करें, इनके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो आगे जो और वर्ण आते हैं, आगे जो वर्ण है इनके बारे में देखते हैं। हिंदी में दंतोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण व को माना जाता है। दंतोष्ठ वर्ण जो है वो व को हिंदी में दंतोष्ठ वर्ण माना जाता है। काकल्य ध्वनि किसको कहते हैं, उच्चारण स्थान में अगर देखा जाए काकल्य ध्वनि की अगर अपन बात करें तो काकल्य ध्वनि है और विसर्ग को काकल्य ध्वनि कहा जाता है। हिंदी में है और विसर्ग काकल्य ध्वनि कहलाती है। वर्ष्य व्यंजन है, वर्ष्य व्यंजन की अगर अपन बात करें तो ये एक अलग ही प्रकार की नस्ल होती है, नस्ल, नस्ल को वर्ष्य व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। जिह्वा मूल की अगर अपन बात करें, जीवा मूल, जीवा मूल की बात करें तो यहां पर ध्यान में रखना एक अर्ध विराम के बाद में वर्ण लिखे जाते हैं क और ख, इनको अपन जीवा मूल कहते हैं। क और ख को अपन क्या कहेंगे, जीवा मूल वर्ण कहेंगे। ये अपने हिंदी में वर्णों के प्रकार है, वर्णों का विभाजन किया गया है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर अपने ये इतने उच्चारण स्थान होते हैं। अलग अलग वर्णों के बारे में मैंने आपको बताया है। काकल्य ध्वनि है ना, दंतोष्ठ वर्ण है, वर्ष्य व्यंजन है, नैसल है, ये अलग प्रकार के नश्न है। और ये अर्ध विसर्ग के साथ में अगर क और ख लिखा जाता है इनको अपन जीवा मूल वर्ण कहते हैं। ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण थे। अब है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्ण, प्रयत्न के आधार पर वर्ण। प्रयत्न के आधार पर जो वर्ण है उनको अपन 3 भागों में बांटते हैं, है ना। 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो आ जाएगा कंपन के आधार पर, दूसरा आ जाएगा कंपन के आधार पर श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर वर्ण, कंपन के आधार पर वर्ण और श्वास वायु के आधार पर वर्ण। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कंपन के आधार पर वर्ण, कंपन के आधार पर वर्ण। सबसे पहले कंपन के आधार पर, दोस्तों मैं आपको ये चीजें दोनों साथ में ही है ना, इनका दोनों का साथ में बता देता हूं। कंपन और श्वास वायु याद करने के हिसाब से मैं आपको दोनों का साथ में बताता हूं। देखो कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं ना वो 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है अघोष
वर्ण और दूसरा होता है सघोष वर्ण। और वापस इसके आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण वर्ण और दूसरा होता है महाप्राण वर्ण। अब देखो इनको भी एक याद करने का तरीका है, मैं एक साथ याद करवाऊंगा, दोनों के दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। इनमें सबके प्रॉब्लम होती है लेकिन अपनी दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से पढ़ लोगे ना। देखो अघोष, अघोष का मतलब होता है जिसकी आवाज नहीं निकलती हो। सघोष आवाज के साथ जिनका उच्चारण होता हो। अल्प प्राण, प्राणवायु कम निकलती हो, मुंह बोलते समय हवा कम निकलती हो। महाप्राण हवा ज्यादा निकलती हो, प्राणवायु ज्यादा निकलती हो, श्वास ज्यादा निकलता हो, है ना। तो इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, क्रम है, याद कर लेना आप। तो अघोष आवाज नहीं निकलती, इसका मतलब जिसकी 12 बज जाती है उसकी आवाज नहीं निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, पहला और दूसरा वर्ण, उसको अपन अघोष वर्ण बोलते हैं। अघोष 12, जिसकी 12 बज जाती है वो अघोष होते हैं, इसका मतलब उसकी आवाज नहीं निकलती है। तो बच गया ना तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ग, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। अब इसी को देखो वापस यहां याद करना है। इस अघोष को अगर अपने को महाप्राण बनाना है, अघोष जिसकी 12 बज चुकी है उसको महाप्राण बनाना है, तो दुगुना जोर लगाना है ना। तो 12 का दुगुना होता है 24। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। और जो बच गए ना पहला, तीसरा और पांचवा, इसको अपन अल्प प्राण कहेंगे, इसमें हवा कम निकलती है। दूसरा इसमें देखो स्वरों को अगर जोड़े ना, तो जहां सघोष स शुरू होता है ना, तो इसका मतलब सभी स्वर भी इसी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सभी स्वर इसी में आ जाएंगे। अगर स्वर है तो अर्ध स्वर भी आ जाएंगे, यर लव, यर लव भी इसी में शामिल है। और इसमें आ जाएंगे उष्म व्यंजन, इसमें आ जाएंगे उष्म व्यंजन आ जाएंगे। दोस्तों याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। अगर याद करोगे तो याद रह जाएगा, अगर याद नहीं करोगे तो जयराम जी की है ना। अल्प प्राण, इसके पास में वापस वही, इसमें भी सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर है तो यर लव भी है, अर्ध स्वर भी है, यर लव आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन जो है वो इस महाप्राण में आ जाएंगे। ये अपने वर्ण है, हिंदी में व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों का प्रकार है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, अगर आप इस तरीके से इनको याद करोगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। इसको बार बार 2 बार आप लिखने की कोशिश करना। जो कर्म मैंने इसमें बताया है वो कर्म आपको याद करना है। इस कर्म से अगर आप याद करोगे, ये वाला उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का अगर कर्म याद करोगे, पहले कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिक है, तो ये वर्ग याद करना। फिर ऐसे मैंने बताया यरवल, यरलव वाला कैसा होता है, स वाला है, स्वर कैसे याद करने, अगर क्रम से याद करोगे तो एक बार तरीके से पढ़ लो, जीवन में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद।